नमस्कार, मनी मैग्नेट के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी। लेट मी आस्क यू दिस, हरियाणा के बारे में सोचकर आपके दिमाग में क्या आता है? दूध, लस्सी या फिर मनु भाकर और नीरज चोपड़ा जैसे जांबाज स्पोर्ट्समैन। लेकिन हरियाणा की धरती ने सिर्फ मजबूत खिलाड़ियों को ही जन्म नहीं दिया, बल्कि एक ऐसे इंसान को भी जन्म दिया है जिसने अपने सप्लायर टाटा ग्रुप की ही नींद उड़ा दी थी। आज उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाली उनकी पत्नी सावित्री जिंदल 38 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ न सिर्फ भारत की सबसे अमीर महिला है, बल्कि उनके चारों बेटों ने स्टील और एनर्जी इंडस्ट्री में अपना परचम लहराया हुआ है। आज हम बात करेंगे जिंदल ग्रुप की, जिसे एक किसान के बेटे ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के सपने के साथ शुरू किया था। इस सफर की शुरुआत होती है 7 अगस्त 1930 को, जब हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव नलवा में ओम प्रकाश जिंदल का जन्म हुआ। देश अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन 1947 में जब हमें आजादी मिली तो भुखमरी और बेरोजगारी के सिवाय कुछ भी नहीं बचा था। जरूरत थी एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, जिसके लिए टाटा और बिरला जैसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स ने काम करना भी शुरू कर दिया था। जिंदल साहब भी अपना बिजनेस शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहते थे, लेकिन एक किसान के पास इतने पैसे कहाँ हैं कि वह अपना बिजनेस या फैक्ट्री शुरू कर सके। इसलिए वह अपने भाइयों के साथ कोलकाता गए और स्टील ट्रेडिंग का काम करके कुछ पैसों का बंदोबस्त किया और साल 1952 में हिसार वापस आकर बाल्टी बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की। उसी दौरान एक स्टील पाइप पर मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ देखा और सोचने लगे कि क्या पाइप जैसी छोटी सी चीज भी हम नहीं बना सकते। और इसी बात को लेकर साल 1964 में उन्होंने कोलकाता के पास लिलुआ में पाइप बनाने की एक फैक्ट्री शुरू की। लेकिन जिंदल इंडिया लिमिटेड के नाम से शुरू हुई ये फैक्ट्री खुद से पाइप नहीं बनाती थी। वो टाटा की एक कंपनी इंडियन ट्यूब से उनके रिजेक्टेड स्टील पाइप्स को खरीदते थे और उसे लिलुआ फैक्ट्री में रिपेयर करके मार्केट में प्रीमियम रेट पर सेल कर देते थे। इस तरह स्टील के बिजनेस में उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की, लेकिन जब कुछ दिनों बाद टाटा को यह बात पता चली तो उन्होंने जिंदल साहब को बुलाकर इस तरह पाइप बेचने से मना कर दिया और बताया कि आगे वह अपने स्टील पाइप्स 2-2 फीट के पाइप्स में ही दे पाएंगे। अब जिंदल साहब के पास तो हाँ बोलने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। फिर वो टाटा से 2-2 फीट के टुकड़े लेकर उसको सॉकेट्स बनाने लगे और टाटा स्टील की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि जर्मनी की एक कंपनी इन सॉकेट्स को खरीदने लगी और उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। लेकिन इंडियन ट्यूब इस पर भी ऐतराज करने लगे और आखिरकार उन्होंने जिंदल साहब को माल देने से ही मना कर दिया। लाइसेंस राज में बहुत मुश्किल से तो एक फैक्ट्री की शुरुआत हो पाई थी, जिसमें सिर्फ ओपी जिंदल ही नहीं बल्कि उनके 4 भाइयों का भी गुजारा हो रहा था। लेकिन टाटा के इस फैसले ने उनको मुसीबत में ला दिया। इस सब के बाद लिलुआ की फैक्ट्री बंद होने की कगार पर आ गई। फिर सबने मिलकर ये फैसला किया कि वह पाइप खुद बनाएंगे। वे वापस हिसार आए और काफी छोटे लेवल पर स्टील पाइप बैंड्स और सॉकेट्स की एक फैक्ट्री शुरू की और इस तरह से जिंदल ग्रुप के विशाल बिजनेस एम्पायर की शुरुआत हुई। दरअसल उस समय फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाली सारी मशीनें फॉरेन से आती थी, जो महंगी भी थी और साथ ही उनके इंडिया आने में काफी टाइम भी लगता था। लेकिन जिंदल साहब की एक खासियत जानकर आपको हैरानी होगी। उन्हें मशीनों में बड़ी दिलचस्पी थी। भले ही उनके पास ना कोई इंजीनियरिंग की डिग्री थी और ना ही मशीन बनाने का कोई तजुर्बा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो मशीन की आवाज सुनकर उसका फॉल्ट बता देते थे। अब वो अपनी फैक्ट्री को बड़ा बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने खुद ही फैक्ट्री का लेआउट तैयार किया और विदेशों से मशीन मंगाने के बजाय सभी जरूरी मशीनें अपनी फैक्ट्री में ही बनवाईं। इसके बाद साल 1969 में जिंदल स्ट्रिप्स के नाम से हिसार में ही एक बड़े स्टील यूनिट की शुरुआत की गई, जिसने स्टील पाइप्स के प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा दिया और स्वदेशी मशीन होने की वजह से
स्टील का प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफी कम हो गया। फिर साल आया 1991, जब देश की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई। हमारे पास पैसे ही नहीं बचे कि हम विदेशों से मशीन खरीद सके। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार थम सी गई। अब जिंदल साहब ने अपने लिए तो मेक इन इंडिया मशीन तैयार कर ली थी, लेकिन बाकी लोग तो इंपोर्ट पर ही निर्भर थे। इसका रास्ता निकालने के लिए जिंदल ग्रुप ने फैसला किया कि वे सस्ती स्वदेशी मशीनें खुद बनाएंगे और अगले साल 1992 में रायपुर में उन्होंने मशीन डिवीजन की शुरुआत कर दी। इस फैक्ट्री की शुरुआत ने न सिर्फ देश का पैसा बचाया, बल्कि आसानी से मशीनें अवेलेबल होने से चारों तरफ नई नई फैक्ट्री शुरू होने लगी। लाखों लोगों को रोजगार मिलने लगा और जिंदल साहब ने कुछ ऐसी मशीनें और टेक्निक की शुरुआत की जो आज भी इस्तेमाल की जाती है। ओपी जिंदल जमीन से जुड़े एक इंसान थे जो लोगों से मिलते थे, उनके दुख दर्द सुनते थे और शासन से उनके अधिकारों की लड़ाई भी करते थे। बिजनेस में प्रॉफिट से पहले वो लोगों का प्रॉफिट देखते थे और यही वजह है कि लोग उन्हें प्यार से बाऊजी कहकर बुलाने लगे। समय के साथ ही उनका झुकाव सोशल वर्क और पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा होने लगा। उन्हें लगा कि सिस्टम में रहकर वह लोगों की सेवा ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसलिए वो 3 बार हरियाणा के हिसार से विधायक और कुरुक्षेत्र से 1 बार सांसद रहे। हालांकि इस दौरान भी उनका बिजनेस तेजी से एक्सपेंड करता रहा, क्योंकि उनके चारों बेटे मिलकर बिजनेस को अच्छी तरह संभालते रहे। लेकिन 31 मार्च 2005 को उनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हो गई, जब वो हरियाणा के ऊर्जा मंत्री थे। बाऊजी ने जिंदल ग्रुप की एक मजबूत नींव तो रख दी थी, लेकिन कंपनी को आगे कैसे ले जाना है उसकी भी पूरी रूपरेखा डेथ के पहले ही वो बनाकर गए थे, जिसके हिसाब से जिंदल ग्रुप की पूरी संपत्ति को उनके चारों बेटों में बांट दिया गया। लेकिन शर्त ये थी कि पूरी संपत्ति का मालिकाना हक उनकी पत्नी सावित्री जिंदल के पास ही रहेगा। और यही वजह है कि आज सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला हैं। इसके साथ ही जिंदल ब्रदर्स की एक दूसरे की कंपनी में क्रॉस होल्डिंग्स भी है, ताकि किसी भी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में सबकी भागीदारी हो। बाऊजी के बाद उनकी जगह सावित्री जिंदल ने समाज सेवा का काम संभाल लिया और हिसार से विधायक चुनी गई और उनके चारों बेटे अपने पिता के बिजनेस एम्पायर को आगे बढ़ाने में जुट गए। सबसे पहले बात करते हैं बड़े भाई पृथ्वीराज जिंदल की, जिन्हें जिंदल सॉ लिमिटेड की जिम्मेदारी दी गई। इस कंपनी की शुरुआत 1984 में मथुरा के कोसी कला में एक स्टील पाइप बनाने की कंपनी के रूप में की गई थी। यह आज डक्टाइल पाइप बनाते हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट के काम आती है। इनके 100 पाइप्स ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्टेशन में और सीमलेस स्टील पाइप्स ऑटो इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। आज जिंदल सॉ का मथुरा के अलावा नासिक और गुजरात के मुंद्रा में भी प्रोडक्शन यूनिट है, जहां से वो अपने पाइप्स यूएस, यूरोप और यूएई जैसे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। आज जिंदल सॉ पाइप्स बनाने की एक पायनियर कंपनी है, जिसके पोर्टफोलियो में भारत पेट्रोलियम, गेल, एचपीसीएल और आईओसीएल जैसे बड़े क्लाइंट्स मौजूद हैं। दूसरे भाई हैं सज्जन जिंदल, जिन्होंने जिंदल ग्रुप के बिजनेस को आसमान पर पहुंचा दिया। उनसे पहले उनके दोनों छोटे भाइयों के बिजनेस को जान लेते हैं। रतन जिंदल, जिन्हें जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड की कमान सौंपी गई। जेएसएल भारत की लीडिंग स्टील प्रोड्यूसर कंपनी है। ओपी जिंदल द्वारा शुरू की गई जिंदल स्ट्रिप्स का नाम बदलकर जेएसएल कर दिया गया। बाद में प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उड़ीसा में भी एक स्टील प्लांट लगाया गया, जिससे उनकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़कर 3 MTPA हो गई। आज जेएसएल स्टेनलेस स्टील के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को 15 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है और $5 बिलियन से भी ज्यादा मार्केट कैप वाली यह कंपनी 20,000 लोगों को रोजगार देती है। फिर नंबर आता है सबसे छोटे भाई नवीन जिंदल का, जिन्हें जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की जिम्मेदारी दी गई। नवीन जिंदल का राजनीति और स्पोर्ट्स दोनों में भी बचपन से ही इंटरेस्ट था, इसलिए मां सावित्री जिंदल के साथ वह अपने चुनाव क्षेत्र में भी सक्रिय रहे और साल 2004 से 2014 तक 2 बार कुरुक्षेत्र से सांसद भी रहे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवीन जिंदल ही वह शख्स है जिन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हर भारतीय को तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाया। उनके बिजनेस की बात करें तो 1992 में रायपुर में शुरू हुई मशीन फैक्ट्री के साथ ही रायगढ़, उड़ीसा और झारखंड में कई स्टील प्लांट नवीन जिंदल के कंट्रोल में है। आज जेएसपीएल लार्ज स्केल पर
रेल लाइंस, बीम्स, कॉलम्स और टीएमटी बार्स का प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा जेएसपीएल अपने रायगढ़ और अंगुल के थर्मल पावर प्लांट से 2684 मेगावाट बिजली का भी प्रोडक्शन करती है। अब बात कर लेते हैं सज्जन जिंदल की, जिनकी सक्सेस की भूख और रिस्क लेकर काम करने की आदत ने बाकी तीनों भाइयों को काफी पीछे छोड़ दिया। सज्जन अपने परिवार में इकलौते इंजीनियर हैं। बाबूजी ने उन्हें मुंबई भेजकर पिरामल स्टील की एक री रोलिंग मिल एक्वायर करके उसकी कमान सौंप दी। इस कंपनी का नाम जिंदल आयरन एंड स्टील कंपनी रखा गया। इसके बाद सज्जन जिंदल के ही एफर्ट से कर्नाटका में एक और स्टील प्लांट JVSL की शुरुआत हुई और साल 2005 में जिस्को और JVSL मर्ज होकर JSW स्टील बन गई। जिंदल ग्रुप ने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए 1994 में JSW एनर्जी नाम की एक पावर कंपनी भी शुरू की थी और फिर साल 1999 में JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत की गई। आज JSW ग्रुप का बिजनेस इंडिया के अलावा अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में फैला हुआ है। $40 बिलियन की नेटवर्थ के साथ ये ग्रुप 75,000 लोगों को रोजगार देता है। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बजरबट्टू दुनिया से।